14 जुलाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच स्पेन वर्सेस फ्रांस। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग किलियन एम्बाप्पे का इंतजार कर रहे थे। टीवी के सामने जो फैंस बैठे थे उनकी नजरें जो थी वो लमीन यमाल पे थी। सबको लग रहा था कि सेमीफाइनल का हीरो इन्हीं दोनों प्लेयर्स में से कोई एक बनेगा। लेकिन 90 मिनट बाद पूरी दुनिया जिस एक प्लेयर की बार बार बात कर रही थी, उसने ना तो कोई गोल किया, ना ही उसने मैच में कोई असिस्ट दिया और ना ही उसके नाम की कोई वायरल क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि पूरा मैच उसी एक प्लेयर के इशारे पे खेला गया। नाम है रोड्री। मैच खत्म हुआ, स्पेन ने आसानी से इस मैच को 2-0 से जीत लिया। कैमरा जो है मैच खत्म होने के बाद कभी मिकेल ओयारज़ाबाल पे जा रहे थे जिन्होंने पेनल्टी स्कोर की थी, कभी पेड्रो पोरो पे जा रही थी जिन्होंने दूसरा गोल किया था। लेकिन फुटबॉल एक्सपर्ट्स और जो फुटबॉल को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनकी नज़रें एक ऐसे प्लेयर पे थी जो हमेशा की तरह आपको मैच में सबसे कम दिखाई देता है, लेकिन उसका असर मैच में सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी एक प्लेयर ने पूरे मैच को कंट्रोल किया तो वो रोड्री ही थे। उनका पिच मैप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे मैदान पर हरी स्याही फैला दी हो। यानी कि फुटबॉल के टर्म्स में इनको समझाए तो किसी एक ऐसे प्लेयर की बात हो रही है जिसने पूरा मैदान जो है वो कवर कर लिया हो, कभी अपने डिफेंडर्स के सामने, कभी मिडफील्ड में, कभी फ्रांस के बॉक्स के बाहर। वो हर जगह थे। आज पूरी दुनिया उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन होल्डिंग मिडफील्डर कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें सिर्फ इसलिए किसी क्लब से निकाल दिया गया था क्योंकि लोग कहते थे कि उनका बॉडी जो है इस पोजीशन के लिए बना ही नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले थे, बहुत ही छोटे थे और डिफेंसिव मिडफील्डर बनने के लिए वो उतने ताकतवर भी नहीं थे। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर बैलोन डोर जीतेगा, मैनचेस्टर सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा और स्पेन की कप्तानी भी करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको इसी स्पेशल प्लेयर का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। रोड्री की कहानी मैड्रिड के पास बसे एक छोटे से शहर विलानुएवा दे ला कान्यादा से शुरू होती है। उनके पिता अंतानियो खुद एक डिफेंडर थे। उनका हमेशा से मानना था कि अगर उनका बेटा जो है वो थोड़ा सेल्फिश हो जाए, ज़्यादा गोल मारे, तो वो कहीं ज़्यादा बड़ा प्लेयर बन सकता है। लेकिन रोड्री शायद बचपन से ही बाकी बच्चों से काफ़ी अलग थे। उन्हें गोल करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, उन्हें गेम को समझने में मज़ा आता था। उन्हें स्ट्राइकर बनने में कभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रोड्री कहते थे कि मुझे मिडफील्ड में रहना पसंद था क्योंकि मिडफील्ड में जो भी प्लेयर होता है वो वहाँ से बहुत आसानी से पूरा मैच देख सकता है और खेल को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ सकता था। बचपन में जब बाकी बच्चे अपने पसंदीदा प्लेयर्स की तरह गोल मारने की कोशिश करते थे, तब रोड्री टीवी पर मैच देखकर ये समझने की कोशिश करते थे कि कौन सा प्लेयर कब अपनी पोजीशन बदल रहा है, कब गेंद को रोकने की कोशिश कर रहा है और कब वो खेल की रफ्तार को बदल दे रहा है। यानी कि कब वो गेम को जो है वो स्लो कर दे रहा है, कब वो स्पीड बढ़ा दे रहा है। और ये काम जो है अक्सर मिडफील्डर्स किया करते हैं। एल पायस से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैं फुटबॉल का आनंद लेने से ज़्यादा उसे समझना चाहता हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं खेल को समझ गया तो मेरी बढ़त अपने आप बन जाएगी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि उस टाइम उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो गेम को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो लोगों को अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये प्लेयर किसी टीम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि आज भी रोड्री का खेल जो है वो आंकड़ों से ज़्यादा उनके दिमाग पर चलता है। वो वहाँ पास देते हैं जहाँ अगले 5 सेकंड बाद स्पेस बनने वाला होता है और वो वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं जब कोई सामने वाली टीम अटैक कर रही होती है, जहाँ उस टाइम तक जो डेंजर है वो आया भी नहीं होता है। यानी कि वो पहले ही पहुंच जाते हैं वैसी जगह पे जहां पे अटैकिंग टीम के प्लेयर्स जो है वहां तक बॉल पास करने की कोशिश करेंगे या वहां से रन बनाने की कोशिश करेंगे। अब उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पे आते हैं। तो रोड्री का शुरुआती सफर जो है वो CF रयो मजादा होंडा से शुरू हुआ। जल्दी ही एथलेटिको मैड्रिड की वो अकेडमी में पहुंच गए और एथलेटिको मैड्रिड ने उन्हें वहां पे उनके टैलेंट को देखते हुए तब ये समझा था कि ये एक बेहतरीन प्लेयर बन सकते हैं। वहाँ उनके कोच मैरिसियो एलेना थे। बाकी लोग रोड्री की लंबाई और शरीर देखकर उनकी एबिलिटी पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन उनके कोच एलेना को उनमें कुछ स्पेशल नजर आने लगा था। ESPN से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो छोटे तो ज़रूर थे, लेकिन उनकी विजन और फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस जो है उस उम्र के प्लेयर्स से कहीं ज़्यादा थी। वो पहले ही समझ जाते थे कि अगला पास जो है वो कहाँ आने वाला है और यही वजह थी कि एलेना को पूरा भरोसा था कि ये लड़का एक दिन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेगा। लेकिन फुटबॉल में सिर्फ टैलेंट जो है वो काफ़ी नहीं होता है।
कभी कभी दूसरों की राय जो है वो भी आपका रास्ता बदल देती है। साल 2013 में रोड्री के साथ वही हुआ। रोड्री ने कभी सोचा भी नहीं था कि एटलेटिको मैड्रिड की जो टीम है, यानी कि वहां की जो एकेडमी है, एक दिन उन्हें रिलीज कर देगी, और उनके साथ एक दिन ऐसा ही हुआ। क्लब का मानना था कि वो डिफेंसिव मिडफील्डर बनने के लिए उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। अचानक उनका सपना जो है वो टूटता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन तभी वियारियल ने उन पर भरोसा दिखाया। इसके लिए उन्हें अपना घर, परिवार और अपना शहर तक छोड़ना हुआ था। Goal.com के मुताबिक शुरुआती महीने में रोड्री पूरी तरीके से टूट गए थे। उन्होंने अपने पिता को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी कुर्बानी दी, लेकिन आखिर इसका फायदा मुझे क्या मिल रहा है। तब उनके पिता ने सिर्फ एक बात कही, जो समय तुम्हारे पास है उसमें सब कुछ अपना लगा दो और नतीजे के बारे में अभी मत सोचो। फिर रोड्री ने हार मानने की बजाय खुद को साबित करने का फैसला किया, और आगे चलकर वही फैसला उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन मिडफील्डर्स में शामिल करने वाला था। वियारियल पहुंचने के बाद रोड्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ESPN से बातचीत में उनके पुराने कोच मैरिसियो एलेना ने कहा था कि 13-14 साल की उम्र में ही रोड्री खेल को उस तरीके से पढ़ लेते थे जैसा उनकी उम्र में बहुत कम प्लेयर कर पाते थे, और यही वजह थी कि वियारियल में उन्होंने बहुत कम समय में खुद को पहली टीम का सबसे अहम प्लेयर बना लिया है, यानी कि वियारियल की वो फर्स्ट टीम के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुके थे। अब वही क्लब जिसने कभी उन्हें रिलीज कर दिया था, अब उन्हें दोबारा साइन करना चाह रहा था, यानी कि हम बात कर रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड की। वो उन्हें दोबारा से वापस बुलाने की तैयारी कर रहा था। 2018 में फाइनली एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया और उन्होंने रोड्री को वापस से साइन कर लिया। इस बार उनके कोच थे डिएगो सिमियोने। रोड्री के लिए ये सिर्फ एक क्लब बदलने की बात नहीं थी, ये खुद को साबित करने का भी मौका था। एक सीजन में ही उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ पास देने वाले मिडफील्डर नहीं है, वो डिफेंस के सामने दीवार भी बन सकते हैं। ESPN के मुताबिक उस सीजन एटलेटिको में आउटफील्ड प्लेयर्स में सबसे ज्यादा आंतवान ग्रीजमान और साउल निग्वेज ने उनसे ज्यादा मिनट्स खेले थे। सबसे ज्यादा पास, सबसे ज्यादा टैकल और सबसे ज्यादा बॉल रिकवरी भी रोड्री के नाम रही। अचानक यूरोप के हर बड़े क्लब की नजर उन पर आ चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी एक ऐसे इंसान को थी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन मिडफील्डर्स को तैयार करने के लिए जाना जाता है, पेप गार्डियोला। 2019 में मैनचेस्टर सिटी ने रोड्री को क्लब रिकॉर्ड फी देकर साइन कर लिया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से इंग्लिश फैंस उस समय रोड्री के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन पेप को पता था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें फर्नांडिन्हो का सक्सेसर मिल चुका था। शुरुआत में रोड्री हर जगह भागा करते थे, हर गेंद के पीछे भागते थे। तब पेप ने उनसे एक बात कही थी कि तुम बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हो, और होल्डिंग मिडफील्डर का काम जो है वो हर जगह भागना नहीं है, बल्कि सही जगह मौजूद रहना है। और यही एक सलाह जो है वो रोड्री के खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उन्होंने समझ लिया था कि फुटबॉल सिर्फ भागने का गेम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही पोजीशन पे भी रहने का गेम है। इसके बाद रोड्री का खेल जो है वो हर सीजन के साथ और बेहतर हो गया। ESPN के मुताबिक वो फुटबॉल के साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी करते रहे। उनके पास सोशल मीडिया तक नहीं था, यानी कि आज भी आपको रोड्री जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आएंगे। जहां बाकी प्लेयर्स जो है वो लाइमलाइट में रहते थे, वहीं रोड्री का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग, रिकवरी और मैच पे होता था। शायद यही वजह है कि पेप गार्डियोला ने उन्हें अपनी टीम का सबसे बड़ा कंट्रोलर तक कहा था। पेप पहले ही कह चुके हैं कि सिर्फ रोड्री का मैदान पर होना जो है वो बाकी के 10 और प्लेयर्स जो होते हैं ग्राउंड पे उनको बेहतर बना देता है, और यही बात उन्हें इस दौर के बाकी मिडफील्डर्स से अलग बनाती है। फिर आता है साल 2022-2023 का सीजन। मैनचेस्टर सिटी ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सपना हर क्लब जो है वो देखता रहता है। उन्होंने प्रीमियर लीग जीती, FA कप जीती और साथ ही साथ UEFA चैंपियंस लीग भी जीत लिया, यानी कि ऐतिहासिक ट्रेवल। लेकिन इस बार फाइनल का हीरो कोई स्ट्राइकर नहीं था। इस्तांबुल में इंटर मिलान के खिलाफ जो चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ था, उसमें टीम को जीत दिलाने वाला एकमात्र गोल रोड्री ने किया था। वही गोल जिसने मैनचेस्टर सिटी को पहली बार यूरोप का चैंपियन बना दिया। इसके बाद UEFA नेशंस लीग में भी स्पेन ने खिताब जीता और रोड्री पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से रहे। ESPN ने लिखा कि उस समय तक वो सिर्फ दुनिया के बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं, बल्कि सबसे कंप्लीट मिडफील्डर्स में गिने जाने लगे थे। लेकिन हर महान प्लेयर की कहानी जो है वो एक मुश्किल दौर से जरूर गुजरती है। रोड्री की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया
जब आर्सेनल के खिलाफ मैच में उन्हें ACL इंजरी हो गई। किसी फुटबॉलर के लिए ये सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। इस चोट ने उनके करियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों को लगा कि इतनी बड़ी चोट के बाद शायद ही वो पहले जैसे प्लेयर रह पाएंगे, क्योंकि ACL इंजरी के बाद हमने देखा है कि कई बड़े फुटबॉलर्स जो है उनका करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन रॉड्री ने वही किया जो वो बचपन से करते आए थे। उन्होंने अपना धैर्य रखा, मेहनत की और फिर उन्होंने धीरे धीरे मैदान पर वापसी की। वर्ल्ड कप 2026 से पहले उन्होंने पूरी तरीके से अपनी फिटनेस जो है वो हासिल कर ली और फिर स्पेन के टीम में उन्होंने अपनी पुरानी जगह जो है वो वापस पा ली। मैदान पर लौटते ही एक बार ऐसा लगा जैसे कि वो पहले कभी गए ही नहीं हो, यानी कि उन्हें कभी भी इंजरी नहीं हुई है, वो पहले जैसे ही प्लेयर नजर आने लगे। और फिर आता है 14 जुलाई 2026, फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच। पूरी दुनिया फिर गोल करने वाले प्लेयर्स की बात कर रही थी, लेकिन फुटबॉल समझने वाले लोग सिर्फ रॉड्री को देख रहे थे। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो तय किया है, सबसे ज़्यादा पासेस कंप्लीट किए हैं और सबसे ज़्यादा लाइन ब्रेकिंग पास भी दिए हैं। इसके साथ ही साथ पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खेल की रफ्तार जो है वो यही प्लेयर तय करते हैं। और यही वजह है कि जब स्पेन के प्लेयर्स प्रेशर में होते हैं तो सबसे पहले गेंद जो है वो रॉड्री के पास जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रॉड्री मैदान पे हैं तो वो टीम का बैलेंस जो है वो बना कर रखेंगे। और शायद यही वजह है कि रॉड्री की कहानी बाकी सुपरस्टार्स से कहीं अलग है। उन्होंने कभी सबसे ज़्यादा गोल करने का सपना नहीं देखा था, कभी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट रहने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें सिर्फ एक चीज़ पसंद थी, फुटबॉल को बेहतर तरीके से समझना। उनके पिता कहते थे कि लोग जो है वो मैच के बाद सिर्फ गोल करने वालों को याद रखते हैं, लेकिन रॉड्री ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि कभी कभी इतिहास गोल करने वाले से नहीं, बल्कि गोल होने से पहले पूरी कहानी लिखने वाले प्लेयर्स की भी बना देते हैं। इसलिए आज अगर दुनिया उन्हें सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं बल्कि फुटबॉल का सबसे बेहतरीन कंट्रोलर कहती है, तो इसके पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं है, इसके पीछे कई सालों की समझ, धैर्य और खेल को पढ़ने की अद्भुत क्षमता भी छिपी हुई है। और यही रॉड्री को बाकी प्लेयर्स से काफ़ी अलग बनाती है। यही उन्हें इस दौर के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स में भी शामिल करती है। और फ्रांस के खिलाफ उनका ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस जो है वो फुटबॉल में काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो ये थी रॉड्री की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।